हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास पथ के दावेदार का 14वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। भारती ने अंधकार के बीच भी स्पष्ट रूप से समझ लिया कि देश के बाहर, देश के काम में जिस लड़के ने लोगों की नजरों से बचकर चुपचाप प्राण दे दिए, उसे याद करके इस निर्विकार, अत्यधिक संयत व्यक्ति का गंभीर हृदय पल भर के लिए आलोड़ित हो उठा है। अचानक वे सीधे होकर बैठ गए। बोले, क्या कह रही थी भारती? गौब्रेला? ऐसा ही हो शायद। लेकिन आग की जो चिंगारी गांव नगर जलाकर भस्म कर देती है, वह आकार में कितनी बड़ी होती है, जानती हो? शहर जब जलता है तब वह अपना ईंधन आप ही इकट्ठा करके भस्म होता रहता है। उसके राख होने की सामग्री उसी के अंदर संचित रहती है। विश्व विघ्न के इस नियम का कोई भी राज शक्ति कभी भी व्यतिक्रम नहीं कर सकती। भारती बोली, भैया, तुम्हारी बात सुनने से शरीर कांपने लगता है। जिस राज शक्ति को तुम जला देना चाहते हो, उसका ईंधन तो हमारे देश के लोग हैं। इतने बड़े लंका कांड की कल्पना करते हुए क्या तुम्हारे मन में करुणा नहीं जागती? डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं, प्रायश्चित शब्द क्या केवल मुंह से कहने के लिए ही है? हमारे पूर्वज पितामहों के युग से संचित किए गए पापों का अपरिमेय स्तूप कैसे समाप्त होगा, बता सकती हो? करुणा की अपेक्षा न्याय धर्म बहुत बड़ी चीज है भारती। भारती बोली भारती बोली, यही तुम्हारी पुरानी बात है भैया। भारत की स्वतंत्रता के संबंध में रक्तपात के अतिरिक्त और कुछ जैसे तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। रक्तपात का उत्तर क्या रक्तपात ही हो सकता है? और उसके उत्तर में भी तो रक्तपात के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। यह प्रश्नोत्तर तो आदम काल से ही होता चला आ रहा है। तब क्या मानव सभ्यता इससे बड़ा उत्तर किसी दिन दे नहीं सकेगी? देश चला गया, लेकिन उससे भी बड़ा जो मनुष्य है, वह तो आज भी मौजूद है। मनुष्य मनुष्य के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा न करके क्या किसी तरह रह नहीं सकते? डॉक्टर बोले, एक अंग्रेज कवि ने कहा है कि पश्चिम और पूर्व किसी दिन भी नहीं मिल सकते। भारती बोली, मूर्ख है वह कवि, कहने दो उसे। तुम ज्ञानी हो, तुमसे मैंने अनेक बार पूछा है, आज भी पूछ रही हूँ। होने दो उन्हें पश्चिम या यूरोप का मनुष्य, लेकिन है तो वह मनुष्य ही। मनुष्य के साथ मनुष्य क्या किसी प्रकार भी मित्रता नहीं कर सकता? भैया, मैं ईसाई हूँ, अंग्रेजों की ऋणी हूँ। उनके अनेक सद्गुण मैंने देखे हैं। उन लोगों को इतना बुरा सोचने पर मेरी छाती में शूल सा बिंध जाता है। लेकिन मुझे गलत मत समझना भैया, मैं बंगाली लड़की हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। बंगाल की मिट्टी और बंगाल के मनुष्यों को अपने प्राणों से बढ़कर प्यार करती हूँ। कौन जानता है, तुमने जिस जीवन को चुन लिया है, उसे देखते हुए शायद आज ही हम लोगों की अंतिम भेंट हो। शांत मन से आज उत्तर देते जाओ, जिससे मैं उसी ओर दृष्टि रखकर जीवन भर नजर उठाकर सीधी चल सकूं। यह कहते कहते उसका गला रुंध गया। डॉक्टर चुपचाप नाव खेते रहे। विलंब देखकर भारती के मन में यह विचार आया कि शायद वे इसका उत्तर नहीं देना चाहते। उसने हाथ बढ़ाकर नदी के पानी से मुंह धो डाला, अपने आंचल से अच्छी तरह पोंछ कर। फिर न मालूम वह क्या प्रश्न करने जा रही थी कि डॉक्टर बोल उठे, एक तरह से ऐसे सांप होते हैं भारती, जो सांप खाकर ही जीते हैं। तुमने देखे हैं? भारती ने कहा, नहीं, देखे नहीं, केवल सुना है। डॉक्टर बोले, पशुशाला में हैं। एक बार कलकत्ता जाकर अपूर्व को आदेश देना, वह दिखा देगा। भारती बोली, मजाक मत करो भैया, अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर बोले, अच्छा नहीं होगा, मैं भी यही कह रहा हूँ। उनका पास पास रहना ठीक नहीं होता। लेकिन विश्वास ना हो तो चिड़ियाघर के इंचार्ज से पूछ लेना।
भारती चुप ही रही। डॉक्टर बोले, तुम उन लोगों के धर्म को मानती हो, उनकी ऋणी हो, उनके अनेक सद्गुण तुमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन क्या तुमने देखा है उनकी विश्व को हड़प लेने वाली विराट भूल का परिणाम? वे लोग इस देश के स्वामी हैं। आज ब्रिटिश संपत्ति की तुलना नहीं की जा सकती। कितने जहाज, कितने कल कारखाने, कितने हजारों लाखों इमारतें, मनुष्य को मार डालने के उपकरणों और आयोजनों का अंत नहीं है। अपने समस्त अभावों और हर प्रकार की आवश्यकताओं को मिटाकर भी अंग्रेजों ने सन 1910 से लेकर 17 वर्ष तक बाहरी देशों को ऋण दिया था, 3,000 करोड़ रुपए। जानती हो इस विराट वैभव का उद्गम कहाँ है? अपने को तुम बंग देश की लड़की बता रही थी ना? बंगाल की मिट्टी, बंगाल की जलवायु, बंगाल के मनुष्य तुम्हारे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है ना? इसी बंगाल की 10 लाख नर नारी प्रतिवर्ष मलेरिया से मर जा इसी बंगाल के 10 लाख नर नारी प्रतिवर्ष मलेरिया से मर जाते हैं। एक युद्धपोत का मूल्य कितना होता है जानती हो? उनमें से केवल एक के ही खर्च से कम 10 लाख माताओं के आंसू पोंछे जा सकते हैं। कभी तुमने इस बात पर भी विचार किया है? शिल्प गया, व्यापार गया, धर्म गया, ज्ञान गया, नदियों की छाती सूख कर मरुस्थल बनती जा रही है। किसान को भरपेट खाने को अन्न नहीं मिलता। शिल्पकार विदेशियों के द्वार पर मजदूरी करता है। देश में जल नहीं, अन्न नहीं, गृहस्थ की सर्वोत्तम संपदा गोधन भी नहीं। दूध के अभाव में उनके बच्चों को मरते देखा है भारती? भारती ने चीख कर उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उसके गले से एक अस्फुट शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकला। सव्यसाची का वह धीमा संयत कंठ स्वर पहले ही कभी अंतर्हित हो चुका था। बोला, तुम ईसाई हो, तुम्हें याद है एक दिन कौतूहलवश तुमने यूरोप की ईसाई सभ्यता का स्वरूप जानना चाहा था। उस दिन व्यथा पहुंचने के भय से मैंने नहीं बताया था, लेकिन आज बताता हूँ। तुम लोगों की पुस्तक में क्या है मैं नहीं जानता। सुना है अच्छी बातें बहुत हैं, लेकिन बहुत दिनों तक एक साथ रहने से उनका वास्तविक स्वरूप मुझसे छिपा नहीं है। लज्जाहीन, नग्न स्वार्थ और पाशविक शक्ति की प्रधानता ही उसका मूल मंत्र है। सभ्यता के नाम पर दुर्बलों और असमर्थों के विरुद्ध मनुष्य की बुद्धि ने इससे पहले इतने भयंकर और घातक मूसल का आविष्कार नहीं किया था। पृथ्वी के मानचित्र की ओर आंख उठाकर देखो। यूरोप की विश्वग्रासी भूख से कोई भी दुर्बल जाति अपनी रक्षा नहीं कर पाती। देश की मिट्टी, देश की संपदा से देश की संतान किस अपराध से वंचित हुई? तुम जानती हो भारती, एकमात्र शक्तिहीनता के अपराध से। फिर भी न्याय धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और विजित जाति के अशेष कल्याण के लिए ही अधीनता की जंजीर उनके पैरों में डालकर उस पंगु का हर प्रकार का उत्तरदायित्व ढोते रहना ही यूरोपियन सभ्यता का परम कर्तव्य है। इस परम असत्य का लेखों, भाषणों, मिशनरियों के धर्म प्रचार में लड़कों के पाठ्य पुस्तकों के द्वारा प्रचार करना ही तुम लोगों की अपनी सभ्यता की राजनीति है। भारतीय मिशनरियों के बीच ही इतनी बड़ी हुई है। अनेक महान चरित्र उसने वास्तव में अपनी आंखों से देखे हैं। विशेष रूप से अपने धार्मिक विश्वास पर इस प्रकार के अकारण आक्रमण से व्यथित होकर वह बोली, भैया, जिस धर्म का प्रचार करने के लिए जो लोग इस देश में आए हैं, उन लोगों के संबंध में मैं तुमसे बहुत अधिक जानती हूँ। उन लोगों के प्रति आज तुम निरपेक्ष भाव से विचार नहीं कर पा रहे हो। यूरोपियन सभ्यता ने क्या तुम लोगों की भलाई नहीं की? सतीदाह की प्रथा, गंगा सागर में संतान विसर्जन। डॉक्टर बीच में ही रोककर बोल उठे, चड़क पूजा के समय पीठ छेदना, सन्यासियों की तलवार पर उछल-कूद मचाना, डकैती, ठगी, विद्रोहियों का उपद्रव, घोड़ा और खासियों की आषाढ़ में नरबली और भी बहुत से काम हैं, जिनकी याद नहीं आ रही भारती। भारती ने एक शब्द भी नहीं कहा। डॉक्टर बोले, ठहरो, 2 बातें और भी याद आ गई। बादशाहों के जमाने में
गृहस्थ लोग बहु बेटियों और दासियों को अपने घरों में नहीं रख सकते थे। नवाब लोग स्त्रियों के पेट चीर कर बच्चों को देखा करते थे। हाय रे हाय! इसी तरह विदेशियों के लिखे इतिहास ने साधारण और तुच्छ बातों को विपुल और विराट बनाकर देश के प्रति देशवासियों के मन को विमुख कर दिया। मुझे याद है, अपने बचपन में स्कूल की पाठ्य पुस्तक में मैंने पढ़ा था, विलायत में बैठकर केवल हम लोगों के कल्याण की चिंता में लगे रहकर राज्य मंत्री की आंखों की नींद और मुंह का अन्न नीरस हो गया है। यह असत्य लड़कों को रटना पड़ता है और पेट के लिए शिक्षकों को ज़बानी याद कराना पड़ता है और सभ्य राजतंत्र की यही राजनीति है भारती। आज अपूर्व को दोष देना व्यर्थ है। अपूर्व की लांछना से भारती मन ही मन लज्जित ही नहीं हुई, क्रुद्ध भी हो उठी। उसने कहा, तुमने जो कुछ कहा है सत्य हो सकता है। संभव है किसी अत्यंत राजभक्त कर्मचारी ने ऐसा ही किया हो, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य की मूल नीति कभी असत्य नहीं हो सकती। उसके ऊपर नींव रखकर इतनी बड़ी विशाल संस्था एक दिन भी टिकी नहीं रह सकती। तुम कहोगे कि अनंत काल की तुलना में वह दिन कितने होते हैं? ऐसे ही साम्राज्य तो इससे पहले भी थे। क्या वे चिरस्थायी हुए? तुम्हारा कहना अगर सत्य भी हो, तो वह भी चिरस्थायी नहीं होगा। लेकिन यह श्रृंखलाबद्ध, सुनियंत्रित राज्य है। तुम चाहे कितनी निंदा क्यों ना करो, इसकी एकता, इसकी शांति से क्या कोई शुभ लाभ हुआ ही नहीं? पश्चिमी सभ्यता के प्रति कृतज्ञ होने का क्या कोई भी कारण तुम्हें नहीं मिला? अपनी स्वाधीनता तो तुम लोग बहुत दिनों से खो चुके हो और इस बीच राज शक्ति का परिवर्तन तो अवश्य ही हुआ है, लेकिन तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन नहीं हुआ। ईसाई होने के कारण मुझे गलत मत समझ लेना भैया। अपने सभी अपराध विदेशियों के मत्थे मढ़कर ग्लानि में डूबे रहना ही अगर तुम्हारे देश प्रेम का आदर्श हो, तो तुम्हारे उस आदर्श को मैं नहीं अपना सकूंगी। हृदय में इतना विद्वेष भरकर तुम शायद अंग्रेजों की कुछ हानि कर सको, लेकिन उससे भारतवासियों का कुछ भी कल्याण नहीं होगा। इस सत्य को निश्चित रूप से जान लेना। भारती के शब्द कानों में पहुंचते ही सव्यसाची चौंक पड़े। भारती का यह रूप अपरिचित था, ये भावनाएं अप्रत्याशित थी। जिस धार्मिक विश्वास और सभ्यता के गहरे प्रभाव के बीच पलकर वह बड़ी हुई है, उसी के ऊपर आघात होने से उत्तेजित और असहिष्णु होकर जो यह निर्भीक प्रतिवाद कर बैठी, वह भले ही कितना ही कठोर और प्रतिकूल क्यों ना हो, सव्यसाची की दृष्टि में उसने मानो उसे नई मर्यादा दे डाली। उसे निरुत्तर देखकर भारती बोली, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया भैया। हिंसा की इतनी बड़ी आग को अपने हृदय में जलाकर तुम और चाहे जो कुछ भी करो, देश की भलाई नहीं कर सकोगे। डॉक्टर बोले, तुमसे तो मैंने अनेक बार कहा है कि जो लोग देश की भलाई करने वाले हैं, वे चंदा इकट्ठा करके अनाथाश्रम, ब्रह्मचार्याश्रम, वेदांताश्रम, दरिद्र भंडार आदि तरह तरह के लोक हितकारी कार्य कर रहे हैं। वे महान पुरुष हैं, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, लेकिन मैंने देश की भलाई करने का भार नहीं लिया है। मैंने उसे स्वतंत्र कराने का भार लिया है। मेरे हृदय की आग केवल दो बातों से बुझ सकती है, एक तो अपनी चिता भस्म से, या फिर जिस दिन यह सुन लूंगा कि यूरोप का धर्म, उसकी सभ्यता, नीति सागर के अतल गर्भ में डूब गई है। भारती स्तब्ध रह गई। वे कहने लगे, इस विषकुंड का भरपूर सौदा लेकर यूरोप जब समुद्र पार करके पहले पहल व्यापार करने आया था, तब उसे केवल जापान पहचान सका था। इसी से आज उसका इतना सौभाग्य है और वह यूरोप के समकक्ष संभ्रांत मित्र बना हुआ है, लेकिन चीन और भारत उसे नहीं पहचान सके। उन दिनों स्पेन का राज्य सारी पृथ्वी पर फैला हुआ था। एक छोटे से जापानी ने स्पेन के एक नाविक से पूछा, तुम लोगों को इतना अधिक राज्य कैसे मिला? नाविक ने उत्तर दिया, बड़ी आसानी से। हम जिस देश को हड़पना चाहते हैं, वहां हम पहले बेचने के लिए माल ले जाते हैं, हाथ पैर जोड़कर उस देश के राजा से मांग लेते हैं थोड़ी सी जमीन, उसके बाद ले आते हैं पादरी,
वे लोग जितने लोगों को ईसाई नहीं बना पाते, उससे कहीं अधिक उस देश के प्रचलित धर्म को गाली गलौज देते हैं। तब लोग बिगड़कर पागल हो जाते हैं और दो एक को मार डालते हैं। उस समय हम मंगा लेते हैं अपनी तोप बंदूकें और सेना, और तत्काल यह प्रमाणित कर देते हैं कि हमारे सभ्य देश के मानव संहारकारी यंत्र असभ्य देश की अपेक्षा कितने श्रेष्ठ हैं। यह कहकर उन्हें विदा करके जापान ने अपने देश में कानून जारी कर दिया कि जब तक सूर्य और चंद्रमा उदित रहेंगे, तब तक ईसाई उनके देश में कदम नहीं रखने पाएंगे। रखेंगे तो उन्हें प्राण दंड दिया जाएगा। अपने धर्म और धर्म प्रचारकों के प्रति किए गए इन तीखे आक्षेप से दुखी होकर भारती बोली, यह बात मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, लेकिन जिन जापानियों के प्रति तुम भक्ति रखते हो, वे कैसे हैं? डॉक्टर बोले, ये झूठ है कि भक्ति रखता हूँ, मैं उनसे घृणा करता हूँ। कोरिया वासियों को बार बार बंधक और अभय देकर भी बिना दोष के झूठे बहाने गढ़कर उनके राजा को कैद करके सन 1910 में जब जापान ने कोरिया राज्य हड़प लिया, उस समय मैं शंघाई में था। उस दिन के वे सब अमानुषिक अत्याचार भूल जाने के योग्य नहीं हैं। अभय क्या केवल जापान ने ही दिया था भारती? यूरोप ने भी दिया था, लेकिन शक्तिशाली जापान के विरुद्ध अंग्रेजों ने भी मुंह नहीं खोला। उसने कहा, हम लोग एंग्लो जापानी संधि सूत्र में बंधे हुए हैं, और यही बात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह दी कि वचन देने से क्या हुआ? जो असमर्थ और शक्तिहीन राष्ट्र अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो उसका राज्य नहीं जाएगा तो किसका जाएगा? ठीक ही हुआ। अब हम लोग जाएंगे उनका उद्धार करने। असंभव है, पागलपन है। यह कहकर सव्यसाची ने एक पल चुप रहकर कहा, भारती, मैं भी कहता हूँ कि यह असंभव है, असंगत है, पागलपन है। दुर्बल का धन शक्तिशाली क्यों नहीं छीन लेगा? इस बात को सभ्य यूरोप की नैतिक बुद्धि सोच भी नहीं सकती। भारती अवाक ही रही। डॉक्टर बोले, 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में ब्रिटेन का दूत लॉर्ड मैकार्टनी चीनी दरबार में व्यापार की सुविधा प्राप्त करने के लिए गया। मंचू नरेश शिनलुंग उन दिनों समस्त चीन के सम्राट थे। वे अत्यंत दयालु थे। दूत की विनीत प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, देखो भैया, हमारे स्वर्ग जैसे साम्राज्य में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, लेकिन तुम आए हो बहुत दूर से अनेक कष्ट सहकर। जाओ, कैंटन शहर में जाकर व्यापार करो। तुम्हें स्थान देता हूँ, तुम सब लोगों का भला होगा। राजा का यह आशीर्वाद निष्फल नहीं हुआ। 50 वर्ष भी नहीं बीतने पाए कि चीन के साथ अंग्रेजों का प्रथम युद्ध छिड़ गया। भारती ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, क्यों भैया? डॉक्टर बोले, यह चीन का अन्याय था। सम्राट सहसा बोल उठा, अफीम खाते खाते हमारी आंखें बंद होती जा रही हैं। बुद्धि शुद्धि अब नहीं रही। कृपा करके इस चीज का आयात रोक दो। भारती ने पूछा, इसके बाद? डॉक्टर बोले, इसके बाद का इतिहास बहुत ही संक्षिप्त सा है। 2 ही वर्ष के अंदर अफीम खाने को राजी होकर और भी 5 बंदरगाहों में केवल 5 रुपए प्रतिशत टैक्स पर व्यापार करने की स्वीकृति दे दी गई, और अंत में हांगकांग बंदरगाह दक्षिण में देकर सन 82 में यह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक ही हुआ। इतनी सस्ती अफीम पाकर जो मूर्ख खाने में आपत्ति करता है, उसका ऐसा प्रायश्चित उचित ही तो था। भारती बोली, यह तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। डॉक्टर बोले, होने दो, कहानी सुनने में है तो अच्छी। और यही देखकर फ्रांसीसी सभ्यता ने कहा था, मेरे पास अफीम तो नहीं, लेकिन इंसानों की हत्या करने के लिए अच्छे से अच्छे यंत्र अवश्य हैं। इसलिए युद्ध हुआ। फ्रांसीसियों ने चीन साम्राज्य का अनाम प्रांत छीन लिया, और युद्ध का खर्च, अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं, ट्रीटी पोर्ट आदि, ये सब तुच्छ कहानियां हैं। इन्हें रहने दो। भारती बोली, लेकिन भैया, ताली एक ही हाथ से बजती है। चीन का क्या कुछ भी अन्याय नहीं है? डॉक्टर बोले, हो सकता है, लेकिन तमाशा तो यह है कि यूरोपियन सभ्यता का अन्याय बोध दूसरों के घरों पर चढ़ाई करने के लिए ही होता है।
उनके अपने देश में ऐसी घटना दिखाई नहीं पड़ती। भारती ने पूछा, उसके बाद? डॉक्टर बोले, बता रहा हूँ। जर्मन सभ्यता ने देखा, वाह रे वाह, यह तो बड़ी मजेदार बात है। हम तो घाटे में ही रह गए। और उसने भी एक जहाज में पादरी भरकर उनके बीच लगा दिया। सन 1697 में जब वे लोग प्रभु ईसा की महिमा, शांति और न्याय धर्म का प्रचार कर रहे थे, तब चीनियों का एक दल पागल हो उठा और उसने दो परम धार्मिक प्रचारकों के सिर काट डाले। अन्याय चीन का ही अन्याय था। इसलिए शंटुंग प्रांत जर्मनी के पेट में चला गया। उसके बाद कैंटन में विद्रोह हुआ। यूरोप की सभी सभ्यताओं ने एक होकर उसका जो बदला लिया, शायद कहीं भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। उस हर्जाने का अपरिमित ऋण चीनी लोग कितने दिनों तक चुकाते रहेंगे, यह बात ईसा प्रभु ही जानते हैं। इस बीच ब्रिटिश सिंह, जार के भालू, जापान के सूर्य देव, लेकिन अब नहीं बहन, मेरा गला सूखता जा रहा है। दुख की तुलना में अकेले हम लोगों के सिवा शायद उन लोगों का और कोई साथी नहीं है। सम्राट शिंटुंग निर्वाण को प्राप्त हो, उनके आशीर्वाद की बड़ी महिमा है। भारती एक बहुत लंबी सांस खींचकर चुप हो गई। डॉक्टर ने कहा, भारती चुप क्यों हो? भारती बोली, तुम्हारी कहानी की ही बात सोच रही हूँ। क्या इसीलिए चीन में तुमने अपना कार्यक्षेत्र चुना है? जो लोग सैकड़ों अत्याचारों से जर्जरित हैं, उनको उत्तेजित कर देना कठिन नहीं है। लेकिन एक बात और है, इस पर क्या तुमने विचार किया है? उन सब निरीह, अज्ञानी किसान मजदूरों का दुख तो यूं ही यथेष्ट है। उस पर फिर मार-काट, खून-खराबा शुरू कर देने से तो उनके दुखों की सीमा नहीं रहेगी। डॉक्टर बोले, निरीह किसान मजदूरों के लिए दुश्चिंता में पड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है भारती। किसी भी देश में वे स्वाधीनता के काम में भाग नहीं लेते, बल्कि बाधा ही डालते हैं। उन लोगों को उत्तेजित करने के लिए व्यर्थ परिश्रम करने का समय मेरे पास नहीं है। मेरा कारोबार शिक्षित, मध्यवित्त और भद्र लोगों को लेकर ही चलता है। यदि किसी दिन मेरे काम में शामिल होना चाहो भारती, तो इस बात को मत भूलना। आइडियल या आदर्श के लिए प्राण दे सकने योग्य मनोबल की आशा शांति प्रिय, निर्विरोध, निरीह किसानों से करना बेकार है। वे स्वतंत्रता नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, जो शांति असमर्थ, अशक्त लोगों की है। भारती व्याकुल होकर बोली, मैं भी यही चाहती हूँ भैया, बल्कि तुम मुझे इसी जड़ता के काम में नियुक्त कर दो। तुम्हारे पथ के दावेदार के सिद्धांत से मेरी सांस रुकती चली जा रही है। सव्यसाची ने हंसकर कहा, अच्छा? भारती रुक न सकी, व्यग्र उच्छ्वास से बोली, अच्छा शब्द का उच्चारण कर देने के अतिरिक्त क्या कुछ भी कहने को शब्द तुम्हारे पास नहीं है भैया? डॉक्टर बोले, हम लोग आ पहुंचे हैं भारती, सावधानी से बैठ जाओ, चोट ना लग जाए। यह कहकर डॉक्टर ने तेजी से धक्का लगाकर छोटी सी नाव को अंधेरे में नदी के किनारे लगा दिया। भारती को उतारते हुए उन्होंने कहा, पानी या कीचड़ नहीं है बहन, तख्ता बिछा है, उसी पर से चली आओ। तृप्ति की सांस लेते हुए भारती बोली, भैया, तुम्हारे सामने समर्पण करने के समान निर्विघ्न शांति और कहीं नहीं है। लेकिन दूसरी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।